जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान चक्षु पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत प्रकाश की चैप्टर में एक टॉपिक है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। यानी हम लोग किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन करने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कैसे किसी भी अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन किया जाता है। ठीक है, इस सूत्र का निगमन करने से पहले हम लोग कुछ पहले बारीकियों को समझ लेते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़े थे। अपवर्तनांक को किससे लिखा जाता है? तो n से। इसको और कैसे लिखा जा सकता है? तो 1n2 लिखा जा सकता है। और इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो n2 बटे क्या लिख सकते हैं? n1। ठीक, यानी अगर अपवर्तनांक को दिखाना है तो उसके तीन तरीके होते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही है। जैसे n2 बटे n1, या यहां लिख सकते हैं 1n2, या इसी के बराबर n लिख सकते हैं। ठीक है, अगर n लिखा गया है तो 1n2 लिख सकते हैं, बराबर n2 बटे n1 भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको पढ़ते कैसे हैं? तो कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। अगर n2 बटे n1 है उसकी जगह हम n लिख सकते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है, ऐसे एक त्रिभुज है। ठीक है, इसका एक बहिष कोण लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बहिष कोण। ऐसे यहाँ पर मान लेते हैं ये कोण x है, ये कोण मान लेते हैं y है, तथा ये बाहर का कोण मान लेते हैं a है। इसको बहिष कोण कहते हैं, इसको अंतः कोण कहते हैं। इसके सम्मुख अंतः कोण है। ठीक है, ये जो बहिष कोण होता है a अपने अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। ये जो a होता है अपने सम्मुख जो अंतः कोण है, जैसे x प्लस y है, तो इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपको बता चुके हैं पहले ही, जब यहां से एक माध्यम से प्रकाश की किरण आती है विरल माध्यम से, ये जो अभिलंब होता है विरल माध्यम से कहां पर जाएगा? सघन माध्यम में। ये सीधा ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये चीज आपको बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ जो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है, तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक, ये आई हो गया, ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से लिखा जाता है, इसको आई से, इसको आर से। इतना समझ में आया? अब आइए हम लोग चलते हैं अपवर्तन के सूत्र के निगमन की तरफ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? इसका चित्र बनाएंगे। फिर उस चित्र के माध्यम से ही हम लोग अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे। आइए हम लोग बनाते हैं। कैसा पृष्ठ है? यहाँ पर पृष्ठ कैसा है? अवतल पृष्ठ है, तो यहाँ अवतल पृष्ठ बनाते हैं। ठीक, ये अवतल पृष्ठ हो गया। ये कोई कांच का है मान लेते हैं। ये कैसा पृष्ठ है? सघन है। ये सघन है। ये माध्यम कैसा हो गया? सघन माध्यम हो गया। सघन माध्यम का अपवर्तनांक हम n2 से लिख देते हैं। इसके पहले का माध्यम कैसा है? तो विरल है। इस विरल माध्यम के अपवर्तनांक को हम n1 से लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम क्या खींचते हैं? एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर ये जो बिंदु होता है इसको ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर कोई वस्तु लेते हैं और वस्तु से पहली किरण ऐसे जाती है, यहाँ गई है, ये वस्तु से पहले जाने वाली किरण है। दूसरी किरण ऐसे गई है, जो सीधी जाती है, मतलब ध्रुव से जाती है, वह सीधी निकल जाती है। इतना समझ में आया? यहाँ एक बिंदु है, जिस बिंदु पर ये आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसके आपतन बिंदु कहते हैं, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। और अगर अभिलंब किसी गोलीय पृष्ठ के लिए खींचना है तो ये जो गोलीय पृष्ठ पर कोई बिंदु लेते हैं, इस पर अगर अभिलंब खींचना है तो इसके केंद्र को बस इससे ऐसे मिला देते हैं, मिलाकर बाहर खींच देंगे तो यही इस बिंदु के लिए क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? ऐसे ही यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को इस बिंदु से ऐसे मिला देते हैं, मिलाकर आगे बढ़ा देंगे, यही क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। इसको मान लेते हैं नॉर्मल, लिख देते हैं n से, n1 लिख देते हैं या n डैश लिख देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कहते हैं अभिलंब को। इतना समझ में आया? अब देखिए प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है? विरल माध्यम से कहां पर जाएगी? सघन माध्यम में। अगर ये ऐसे जाता तो सीधा निकल जाता, ऐसे जाता तो सीधा निकल जाता, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुस जाता, अंदर प्रवेश करता। अगर ये माध्यम नहीं होता तो सीधा निकल जाता, परंतु यहाँ पर क्या है? माध्यम है। तो विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हल्का सा अभिलंब की ओर जाएगी, इस तरीके से अभिलंब की ओर जाएगी। ठीक, ये हल्का सा अभिलंब की ओर झुक गई है। इतना समझ में आया?
अब ये अविलंब की ओर झुक गई और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। ये क्या है? अविलंब है। इसके बीच बना हुआ कोण क्या होगा? आर होगा। ठीक है। अच्छा, क्या दो अपवर्तित किरण आपस में कहीं पर मिलेंगी? ये भी अपवर्तित किरण है, ये भी अपवर्तित किरण है, क्या आपस में कहीं मिलेंगी? नहीं। तब हम इसको कहाँ खिसकाते हैं? पीछे। जब इसको हम पीछे खिसकाएंगे तो ये आकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ऐसे मिल गई है। इसको मान लेते हैं यही, ये अपवर्तित किरण है, ये भी अपवर्तित किरण, ये पीछे खिसकाए हैं, यहाँ पर मिल रही है, यहीं पर क्या बन जाएगा? इसका, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा? आभासी होगा। और ये जो बिंदु है ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये बिंदु क्या है? ध्रुव है। कितना समझ में आया? अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये किरण जो पीछे आई है इस किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। और ये क्या है? अविलंब है। तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ये आर लिखे हैं कि नहीं? वही तो है। ये अविलंब हो गई। ये कौन सी होगी? अपवर्तित किरण। जैसे यहां थी इधर भी वही चीज है। तो सम्मुख कोण ऐसे भी कह सकते हैं, दो अगर रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो ये आपस में बराबर होती है, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक, क्योंकि एक दूसरे के सम्मुख हैं। अगर ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं हम लोग। एक चीज देखिएगा, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। ये कौन सा है? अविलंब है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको किससे लिखेंगे? आई से लिखेंगे। अविलंब से लेकर आपतित किरण तक ये जो पूरा कोण होगा इसको आपतन कोण कहेंगे। और यहां से यहां तक ये जो कोण होगा, क्योंकि ये अपवर्तित किरण है और ये अविलंब है, इसके बीच का जो कोण होगा इसको अपवर्तन कोण कहेंगे। इसको आर से लिखा जाता है। इतना समझ में आया? ये कौन सी रेखा है? तो मुख्य अक्ष है। ये कौन सी रेखा जो दिख रही है इसको क्या कहते हैं? तो आपतित किरण। तो मुख्य अक्ष से ये जो आपतित किरण है मान लेते हैं अल्फा कोण बना रही है। ऐसे ही ये जो अपवर्तित किरण है मुख्य अक्ष से मान लेते हैं बीटा कोण बना रही है। ये जो अविलंब है मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष से गामा कोण बना रही है। ये जो अविलंब है मुख्य अक्ष से कितना कोण बना रही है? गामा बना रही है। इतना समझ में आ गया? बस अब इसी को हम लोग जो ये चित्र बनाए हैं इसी चित्र का फायदा उठाकर इस सूत्र का निगमन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं चित्र के अनुसार हमको मिला क्या है। यहाँ लिख लेंगे चित्रानुसार। जो चीजें हमको मिल गई हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं चित्रानुसार। एक चीज और यहाँ करना है, यहाँ जो बिंदु दिख रहा है इस बिंदु को मान लेते हैं एन है। एन से हम मुख्य अक्ष पर क्या डाल देते हैं? लंब डाल देते हैं। ठीक, ये सीधा डालिएगा। सीधा डालेंगे तो देखेंगे इस बिंदु को क्या कहते हैं? एम से लिख देते हैं। अगर ये द्वारक छोटा है तो ये जो रेखा आई है हमने लंब खींचा है, यह लंब एम जो पॉइंट मिला है यह पॉइंट कहां पर होगा? ए पर होगा। यानी छोटे द्वारक के लिए अगर लिखना चाहे तो हम लोग यहां लिख देते हैं छोटे द्वारक के लिए, द्वारक के लिए एम किस पर होगा? तो पी पर होगा। एम किस पर होगा? पी पर हो जाएगा। इतना समझ में आया? एम पी पर हो गया। यानी अगर हम कहीं एम का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जगह हम पी लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे द्वारक की बात हो रही है। जब छोटे द्वारक की बात होती है तो सभी कोण के मान कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। अल्फा भी छोटा होगा, बीटा भी छोटा होगा, गामा भी छोटा होगा, और ये आई यानी जो आपतन कोण है ये भी छोटा होगा, अपवर्तन जो है ये भी छोटा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चित्रानुसार जो चीजें हमको मिली है पहले उसको हम लिख लेते हैं। क्या मिला है? पी से ओ तक अगर देखा जाए तो पी से ओ तक क्या है? पी क्या है? ध्रुव है। ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? यू कहा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे यू। प्लस में होगा कि माइनस में होगा? माइनस में होगा। कोई भी पृष्ठ है उस पृष्ठ के बाईं ओर जाते हैं तो जो चिन्ह लिया जाता है माइनस में लिया जाता है। कोई भी पृष्ठ है उसके जब दाहिनी तरफ जाते हैं तो चिन्ह कैसा लिया जाता है? प्लस में। कोई पृष्ठ लेते हैं उसके जब ऊपर जाते हैं तो चिन्ह कैसा लिया जाता है? प्लस में। और जब नीचे जाते हैं तो चिन्ह कैसा लिया जाता है? माइनस में। कितना समझ में आया कि नहीं? बस जो चीजें यहाँ मिल रही है चित्र में दिख रही है वही चीजें यहाँ लिख देते हैं, आगे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और क्या मिल रहा है? पी से आई तक। पी से आई तक देखेंगे तो आई है क्या? प्रतिबिंब है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखा जाता है? वी से। किस में होगा? माइनस में होगा। और पी से सी तक, ये सी क्या है? वक्रता केंद्र है। ये क्या है? ध्रुव है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसको आर से लिखा जाता है। यानी अगर लिखना चाहे तो पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? और ये भी किसमें होगा? माइनस में होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं निगमन की तरफ, देखते हैं निगमन। तो निगमन में सबसे पहले हम लोग लगाएंगे स्नेल का नियम, क्योंकि अपवर्तनांक स्नेल के नियम से ही प्राप्त होता है। तो स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता है? n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर होता है। ठीक,
इसको हम और अगर लिखना चाहें तो अपवर्तनांक को क्या लिख सकते हैं, n2 बटे n1। अभी बता के आ रहे हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, अब इसका तिरछा गुणा कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करते हैं तो लिखेंगे n1 क्या हो जाएगा साइन आई बराबर, तो यहाँ क्या लिखेंगे n2 और क्या लिखेंगे साइन r। इतना समझ में आया। अच्छा यहाँ लिखेंगे छोटे कोण के लिए, जैसे हमको अगर पता है, मान लेते हैं साइन 30 अंश का मान पता है, साइन 45 अंश का मान पता है, साइन 60 अंश का मान पता है। क्या साइन 30 अंश से छोटा और 90 अंश से बड़ा तो निकाल सकते हैं? क्या साइन 30 अंश से अगर बहुत छोटा है, जैसे मान लेते हैं साइन 10 अंश है, या साइन मान लेते हैं 5 अंश है, या मान लेते हैं साइन 4 डिग्री है, ठीक है, क्या इन सबका मान निकाला जा सकता है? नहीं, इन सबका मान नहीं निकाला जा सकता, ये मान बहुत ही छोटे हैं। तो साइन 4 डिग्री की जगह हम 4 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 5 डिग्री की जगह हम साइन 5 डिग्री लिख सकते हैं, ऐसे 10 डिग्री की जगह हम 10 डिग्री भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर साइन थीटा की जगह कितना है 10 डिग्री, कितना लिख देंगे 10। ऐसे 5 अंश है तो कितना लिख देंगे 5, 5 अंश लिख देंगे, 5 ही लिख देंगे। ऐसे साइन 4 अंश है तो कितना लिख देंगे 4 ही लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं? यानी इसके सामने का जो ये कोण होता है यही लिख दिया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। ये छोटे मान के लिए है, तो यहां लिखेंगे आई तथा आर के छोटे मान के लिए, छोटे मान के लिए, छोटे मान के लिए क्या लिख सकते हैं, ये जो समीकरण ऊपर वाला लिख सकते हैं n1 अपान आई इज इक्वल टू n2 अपान आर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी का इस्तेमाल आगे होने वाला है, तो आइए आगे इसके देखते हैं क्या करना है। ध्यान से देखिएगा चित्र में त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेते हैं ओ एन सी। इसको अगर अलग से बना दें, यहां हम अलग से ही बना देते हैं, देख लीजिए। ठीक, ये सी हो गया, ये एन हो गया, ये ओ हो गया, ओ की जगह ये अल्फा बना रहा है, ये पूरा कोण कितना बन रहा है आई बन रहा है, और ये वाला कितना बन रहा है गामा बन रहा है। क्या गामा बहिष्कोण नहीं है? आई तथा अल्फा ये अंतःकोण नहीं है, जाहिर सी बात है, यहां दिख भी रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है ओ एन सी में, ओ एन सी में क्या लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस क्या लिखेंगे आई। यहां से अगर आई का मान निकाला जाए, यहां से आई का मान निकालेंगे तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं गामा माइनस, इसको इधर कर देंगे क्या हो जाएगा अल्फा। ठीक, आई का मान यहां से हमको प्राप्त हो गया। इसके आगे देखेंगे कौन सा त्रिभुज देखेंगे, तो दूसरा वाला त्रिभुज, यहां देखिएगा आई एन सी, यहां अलग से अगर बना दे, ये बना दिए, यहाँ एन हो गया, यहाँ क्या हो गया आई हो गया, यहाँ क्या हो गया सी हो गया, सी के बगल में यहाँ क्या है गामा है। अच्छा ये वाला कोण, यही त्रिभुज है ना, इसमें ये वाला कोण क्या है आर है, और ये वाला कोण क्या है बीटा है। क्या आर और बीटा ये आंतरिक कोण नहीं है, ये आंतरिक कोण है, तथा गामा क्या है बहिष्कोण है। तो किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है उसके बराबर आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है, यही हम समझ के आए हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, कौन सा त्रिभुज है आई एन सी, यहां लिखेंगे आई एन सी में, आई एन सी में क्या लिख सकते हैं तो गामा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बीटा प्लस आर। अच्छा यहाँ से अगर आर का मान निकालें तो आर बराबर क्या आ जाएगा गामा, इसको इधर लेकर आएंगे माइनस क्या हो जाएगा बीटा। तो आई तथा आर का मान कहां रखेंगे समीकरण 1 में, यहां लिखते हैं आई तथा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो इसका मान हमको क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां रख देते हैं तो n1 तो है ही, आई की जगह क्या लिखेंगे, आई की जगह हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ आई की जगह प्राप्त हुआ है गामा माइनस अल्फा, ये हमको प्राप्त हुआ है बराबर, तो यहाँ n2 है। और देखेंगे ऐसे r की जगह हमको क्या प्राप्त हुआ है n2 लिखेंगे, और r की जगह हमको यहाँ से मिला ना, क्या मिला है गामा माइनस बीटा। इतना समझ में आया। अगर ये मिल गया है तो अब यहाँ अंदर गुणा कर देते हैं, n1 का अंदर गुणा कर देते हैं, और यहाँ भी क्या इसका गुणा कर देंगे n2 का अंदर गुणा करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे n1, यहाँ क्या लिखेंगे गामा माइनस, यहाँ लिखेंगे n1, तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा बराबर, यहाँ लिखेंगे n2 और यहाँ हो जाएगा गामा, यहाँ लिखेंगे n2 और यहाँ हो जाएगा बीटा। ये उपयुक्त समीकरण में अगर
लिखेंगे यदि अल्फा, बीटा तथा गामा बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो क्या लिख सकते हैं? अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं tan अल्फा। अगर बहुत ही छोटे हैं तो अल्फा बराबर tan अल्फा, और बीटा बराबर लिख सकते हैं tan बीटा, और गामा बराबर लिख सकते हैं tan गामा। ठीक है, तो जहां जहां अल्फा है वहां tan अल्फा, जहां जहां बीटा है वहां tan बीटा, जहां जहां गामा है वहां tan गामा लिख देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं। इतना समझ में आया? n1 गामा माइनस n1 अल्फा माइनस n2 गामा माइनस n2 बीटा है। बस यही मान उठा के इसमें हम रख देते हैं। यहाँ रखते हैं, क्या लिखेंगे? n1 गामा की जगह क्या लिखेंगे? tan गामा। गामा की जगह क्या हो जाएगा? tan गामा हो जाएगा, माइनस ऐसे n1 है तो यहाँ n1 लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? अल्फा। अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? tan अल्फा बराबर, फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखा गया है? n2। क्या लिखा गया है? n2 है तो n2 लिखेंगे। अब गामा की जगह क्या लिखेंगे? tan गामा, फिर लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ पर क्या है? n2 है, और फिर क्या है? बीटा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? tan बीटा। इतना समझ में आया? अच्छा, ये tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा का मान अगर हम निकाल लें, यहाँ पर रख दें, तो हो सकता है हमारा काम कुछ बन जाए। हम लोग tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा का मान चलिए यहाँ से निकालते हैं। अगर यहाँ से हम लोग निकालें तो यहाँ ध्यान से हम यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ से निकालें, अगर अल्फा का मान निकालें तो ये tan कहाँ लगा सकते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में। अच्छा, ये लंब डाले हैं कि नहीं? यहाँ लंब डाला गया है, लिखेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? ओ एन पी। एम को पी पे माना जाता है ना छोटे द्वारक के लिए, तो लिखेंगे ओ, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओ पी एन। लिखेंगे ओ पी एन क्योंकि ये वाला समकोण है। ठीक है, तो ओ पी एन। ओ पी एन में अगर tan अल्फा लिखें, ओ पी एन में क्या निकालेंगे? tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है? tan अल्फा बराबर लंब बटे क्या होता है? आधार। अगर लंब क्या है? लंब यहाँ pn है, या तो mn लिख दें या तो pn लिख दें, बात वही है छोटे द्वारक के लिए, यहाँ पहले ही बता दिए थे। यहाँ लिखेंगे pn बटे लंब बटे आधार। आधार क्या है? OP है। इतना समझ में आया कि नहीं? और यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज देखते हैं? ये वाला। ये कौन सा है? IPN में। IPN में यहां से अगर निकालेंगे tan बीटा, तो tan बीटा का मान कितना है? लंब बटे क्या होगा? आधार। लंब कितना है? pn है। आधार कितना है इसका? आधार हो जाएगा pi। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज कौन सा है? ये वाला। ये वाला त्रिभुज कौन सा है? लिखेंगे CPN में। CPN में अगर देखा जाए tan गामा, क्या देखेंगे? tan गामा। tan गामा बराबर क्या हो जाएगा? ये tan गामा है, ये आधार है, ये आधार है, और ये क्या है? लंब है। तो लंब कितना है? pn। आधार कितना है? pc। ठीक, tan अल्फा बराबर pn बटे OP आ गया, और tan बीटा बराबर pn बटे pi आ गया, और tan गामा बराबर pn बटे pc आ गया। ठीक, ये सभी मान उठा के हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, tan अल्फा, जहां tan गामा दिख रहा है वहां क्या लिखेंगे? pn बटे pc। यहाँ लिखते हैं n1, यहाँ क्या लिखेंगे? pn बटे pc। इतना समझ में आया? माइनस। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे n1 tan अल्फा। tan अल्फा की जगह क्या लिखना है हमको? pn बटे क्या है? OP है, तो pn बटे क्या लिखेंगे? OP बराबर, यहाँ क्या लिखा गया है? n2। यहाँ लिखेंगे, अच्छा tan गामा की जगह tan गामा का मान रखेंगे। tan गामा का मान कितना है यहाँ पर? यहाँ से देख लेते हैं, pn बटे कितना है? pc है, pn बटे pc, फिर माइनस n2, फिर tan बीटा। tan बीटा का मान यहाँ पर कितना है? यहाँ लिख देते हैं, कितना है? pn बटे क्या लिखेंगे? pi। इतना समझ में आया? बस कुछ नहीं, यहाँ भी pn, यहाँ भी pn, यहाँ भी pn, यहाँ भी pn, हर जगह से pn क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से इसको कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, बराबर के दोनों साइड है इसलिए ये कट जाएगा। बचा क्या? n1 अपान क्या बचा? pc, माइनस यहाँ क्या बचा? n1 अपान OP बराबर, यहाँ क्या बचा? n2 अपान क्या है? pc है, माइनस यहाँ क्या बचा? n2 अपान pi। अच्छा, ये सभी मान क्या चित्र के अनुसार हमको प्राप्त है? हाँ, लगभग प्राप्त है। देखिए, pc है, OP, हाँ OP है यानी PO है, और PC है, PC तो है ही, और क्या है? PI, हाँ है। सबका मान उठा के यहाँ पर हम रख देते हैं। यहाँ रखते हैं तो लिखेंगे n1 बटे pc। pc का मान कितना है? pc का मान -r है, फिर माइनस लिखेंगे n1,
ओपी का मान कितना है, ओपी का मान है माइनस यू है बराबर, यहां लिखेंगे N2 बटे पीसी, पीसी का मान कितना है माइनस आर है, यहां लिखेंगे माइनस, यहां क्या लिखेंगे N2 बटे पीआई का मान कितना है माइनस वी है, यहां लिखेंगे माइनस वी। ठीक, इतना समझ में आया। अगर यहां से और भी देखा जाए और भी कुछ लिख सकते हैं, तो आइए देखते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं माइनस N1 अपान आर प्लस, यहां क्या लिखेंगे N1 अपान यू बराबर, यहां क्या हो जाएगा, अच्छा ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या बचा, तो ये बच जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां बचेगा माइनस N2 अपान आर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां क्या लिखेंगे N2 अपान क्या लिखेंगे V। अब यहां ध्यान से देखिए क्या करेंगे, यहां एक काम करते हैं हम लोग, इसको इस साइड लेकर जाते हैं, इसको इस साइड लेकर आते हैं। अच्छा, जब इसको इस साइड लेकर जाएंगे और इसको इस साइड करेंगे तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, तो प्लस वाला पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे N2 अपान आर, और ये माइनस है N1 अपान आर हो गया बराबर, ये पहले से वहां पर क्या है N2 अपान वी है, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस N1 अपान यू हो गया। ये पूरा चीज पहले लिख देते हैं, ये पूरा चीज कहां लिखते हैं बाद में, ध्यान से देखिएगा, यहां लिखेंगे N2 अपान क्या लिखेंगे V माइनस N1 अपान क्या लिखेंगे U बराबर, यहां क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे N2 माइनस N1 अपान क्या लिखेंगे R। यही निकल के क्या आ गया है फार्मूला, जो हमको निकालना था यही फार्मूला है, किसी गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, क्या है N2 बटे V माइनस N1 अपान U माइनस बराबर N2 माइनस N1 अपान R है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।